हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो इस चैनल पर जो है 5 डेज का चैलेंज है, क्योंकि आपके बायोलॉजी में देयर आर 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। सो इस चैनल पर जो है 5 दिन लगातार बायोलॉजी की एक ही यूनिट आएगी एंड उस यूनिट में पूरी यूनिट जो है कंप्लीट होगी। आज था डे 1 और आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी पहली यूनिट रिप्रोडक्शन, जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। Let's start with the chapter number 1, that will be the sexual reproduction in the flowering plants. सबसे पहले हम sexual reproduction flowering plants में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है फ्लावर्स में। फ्लावर्स आर द साइड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें होता है कार्पल। क्या होता है? कार्पल। फिर होता है स्टेमन। स्टेमन और कार्पल एक ही होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, जो होता है आपका मेल पार्ट। एक होता है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि तीनों मिला के क्या बनते हैं? पिस्टिल। ये होते हैं हमारे फीमेल पार्ट। फिर होता है सेपल। सेपल के वर्ल्स को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। फिर होता है पेटल, जिसके वर्ल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोला। फाइन। सो स्टेमन, पिस्टल, corolla and calyx. This is the 4 parts of the flower. Fine. Let's talk about the stamen first. Stamen, जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये बनता है बहुत सारे स्टेमन से। ठीक है। अब स्टेमन किससे बनता है? स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेन ले लो, दिस इज द पेन। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है दैट विल बी द एंथर एंड जो नीचे की डंडी है वो होगी आपकी फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट होता है एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ऐसे अटैच होता है किससे? थैलेमस से। थैलेमस से क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर क्या होता है? एंथर ऊपर का हिस्सा होता है, जो कि जनरली क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, यानी कि एक लोब्ड, दो लोब्स होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइथीकस। क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइथीकस। फाइन। उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो एंथर है उसको जब हमने सेक्शन काट के देखा तो हमने क्या देखा कि एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होंगे? जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेगा। जिसके अंदर क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। तो ईच लोब, देखो, ये है हमारा सेक्शन ऑफ एंथर। ये है हमारा क्या? ये है हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने लोब्स है? 2 लोब्स, इसलिए हम इसको डाइथीकस बोलते हैं। और कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्राजीनस। क्या बोलते हैं? टेट्राजीनस, क्योंकि 4 लोब्स है इसमें, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। ईच लोब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम बोलते हैं पोलन सैक। क्यों बोलते हैं उसको पोलन सैक? क्योंकि उसके अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। अब पोलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट। फिर हम चलते हैं इसकी लेयर्स के ऊपर। सो जनरली इसकी 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। ठीक है। फिर होती है एंडोथीसियम, फिर होती है मिडल लेयर और फिर होती है टेपेटम। जो सबसे बाहर वाली होगी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, ये पहली 3 लेयर जो है ना, ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी। पर जो लास्ट वाली टेपेटम है, ये क्या करेगी? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। टेपेटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फंक्शन लास्ट ईयर एग्जाम में आया था कि टेपेटम का फंक्शन क्या होता है। तो पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसलिए जो टेपेटम के सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है और क्या होते हैं? इट हैज मोर देन 1 न्यूक्लियस। फाइन। उसके बाद हम चलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन उससे पहले देखो, हमारे उसके अंदर ना, एंथर के अंदर होमोजीनियस सेल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या होते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू। इसी स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन का बनना। क्या बनना? पोलन ग्रेन का बनना। तो जैसे जैसे एंथर बड़ा होगा ना, जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है ये क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे और एक से क्या बनाएंगे? 4 सेल्स बनाएंगे। 4 सेल्स बनाएंगे, पर वो जो 4 सेल्स बनेंगे ना, वो आपस में जुड़े होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होगी, डिहाइड्रेशन होगी, तो ये पोलन आपस में अलग अलग होने लग जाएंगे। तो एक बनाएगा 4, एक स्पोरोजीनियस टिश्यू का एक सेल बनाएगा 4 पोलन ग्रेन। ठीक है। इसीलिए हर एक सेल
को स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल मदर सेल। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन को क्या दे रहा है, जन्म दे रहा है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन जैसे जैसे एंथर मेच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, तो माइक्रोस्पोर आपस में अलग होते जाएंगे और क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे। फाइन। उसके बाद क्या होगा, टेपेडम की वॉल होगी ना, जब उसके फटने का टाइम आएगा तो वो एकदम से फट जाएगी एंड सारे के सारे पोलन ग्रेन एक साथ क्या हो जाएंगे, हवा में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की लेयर्स की। तो देखो पोलन ग्रेन है, उसकी 2 लेयर होगी। फाइन। एक होती है एक्साइन, एक होती है इंटाइन। एक्साइन के एक्साइन से देखो, एक्साइन क्या है, मतलब एक्साइन मतलब बाहर वाली लेयर। अब पोलन ग्रेन उड़ेगा हवा में, तो हो सकता है उसको पानी का सामना करना पड़े, उसको टेम्परेचर का सामना करना पड़े, उसको एसिड का, अल्कली का सामना करना पड़े। उससे सामना करने के लिए उसके पास एक हार्ड लेयर होनी चाहिए। तो एक्साइन बना होता है एक स्पोरोपोलिन नाम के एक ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो कि इतना रेजिस्टेंट है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। कोई एंजाइम नहीं बना जो आज तक स्पोरोपोलिन को तोड़ सके। टेम्परेचर, एसिड, अल्कली तो क्या ही तोड़ेगा। ठीक है, तो स्पोरोपोलिन जो है ये होती है एक्साइन के एक्साइन में। एक्साइन एक्सटर्नल लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, हार्ड होती है। अब बोलोगे कि ठीक है, एक्साइन तो स्पोरोपोलिन से बनी है, पर अगर वो चारों तरीके से बनी होगी तो फिर पोलन ट्यूब कहां से निकलेगी। तो जहां पर एक्साइन में स्पोरोपोलिन नहीं होती है, वो रीजन को हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं दैट इज जर्म पोर। जर्म पोर से निकलती है क्या, आपकी ट्यूब। जर्म पोर से क्या निकलती है, आपकी ट्यूब निकलती है, आपकी ट्यूब निकलती है। फाइन। लेट्स कंटिन्यू। सॉरी। यस, तो एक्साइन का हमने देख लिया। अब बात करते हैं इंटाइन की। देखो एक्साइन ना इतनी ज्यादा हार्ड और स्पोरोपोलिन से इतनी ज्यादा हार्ड बन चुकी है ना कि लोग उसको फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब हजारों साल तक आप पोलन ले लो, अगर उसमें स्पोरोपोलिन है तो वो बिल्कुल भी खराब ही नहीं होगी। फिर बारी आती है इंटाइन की। इंटाइन बनी होती है 2 लेयर से, सेलुलोज और पेक्टिन से, और एक कंटिन्यूस लेयर है और थिन है। अब डिफरेंसेस आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्साइन एंड इंटाइन। तो एक्साइन में देखते हैं ना, डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि बीच बीच में जर्म पोर है। बनी होती है ये स्पोरोपोलिन से, जो बहुत हार्ड है। ठीक है, और हाँ, इतना आप लिख सकते हो, थिक लिख सकते हो, हर हार्ड लिख सकते हो। इन टाइम में लिखोगे इनर लेयर है, थिन है, सेलुलोज पेक्टिन से बनी है और कंटिन्यूस लेयर है। फिर बात आती है कि पोलन ग्रेन ना मेच्योर हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, 2 सेल बनेंगे, एक बनेगा वेजिटेटिव सेल, एक बनेगा जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है ना वो बहुत बड़ा सेल है। ठीक है, बड़ा सेल क्यों है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेल है, उसके अंदर क्या है, फूड मटेरियल पड़ा हुआ है। तो जब पोलन बड़ा होगा, जाइगोट बनेगा, तो वेजिटेटिव सेल ही उसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। तो इसमें एक फूड रिजर्व होता है और इसका इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। जो जेनरेटिव सेल है ना, वो ही है हमारा जेनरेटिव सेल का मतलब जीन्स, उसी में हमारे जीन्स प्रेजेंट है। वो ही सेल आगे जाकर क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, किससे, ओवरी से। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, बहुत छोटा सा सेल है, स्पिंडल शेप का है और डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब क्या होता है ना, 60% स्टेज में, 60% में क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है, ये 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, यानी कि रिलीज हो जाता है। फिर उसकी जो बाकी की डेवलपमेंट है वो होती है कहाँ पर, स्टिग्मा पे। देखो, हमने ये पढ़ा है कि एक जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि 2 सेल्स होते हैं। एक सेल फ्यूज करेगा ओवरी के साथ, दूसरा सेल फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियर के साथ। तो हमें 2 जनरेटिव सेल चाहिए, है तो हमारे पास एक ही। तो 60% जो सेल्स होंगे उसमें ये जो 1 से 2 बनने की प्रक्रिया होगी, 1 से 2 सेल बनने की जो प्रक्रिया होगी, ये होगी कहाँ पर, स्टिग्मा पे जाकर, 60% में। लेकिन 40% में क्या होगा, पहले ही 1 सेल से 2 सेल बन जाएंगे और फिर वो जाके रिलीज होंगे। तो डिपेंड करता है, 60% रिलीज हो जाते हैं किस स्टेज पे, 2 सेल स्टेज पे, और 30-40% किस में होते हैं, 3 सेल स्टेज पे। उसके बाद जो पोलन रिलीज हो रहा है ना, उसकी वाइबिलिटी होती है, यानी कि वाइबल मतलब कि अगर एक पोलन है, ऐसा है कि आधे घंटे के अंदर अंदर अगर इसको ओवरी मिली, इसने फर्टिलाइजेशन करी तो ठीक, वरना ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो वाइबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, डिफरेंट जो है सीरियल्स के अलग अलग होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ राइस, व्हीट, इनकी वाइबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स तक की है, यानी कि 30 मिनट में इनको कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये खराब है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, ये फैमिलीज के कहाँ कब तक होते हैं, ये महीनों तक चलते हैं।
वाइबिलिटी पूरे मंथ तक चलती है। फिर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन बहुत ही न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इनके क्या बनते हैं, फूड टैबलेट्स बनती हैं, सिरप्स बनते हैं, एथलीट्स इसे खाते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन को अगर आपने स्टोर करना है तो आप -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मतलब ये एग्जाम में एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है। और पोलन ग्रेन जो सम प्लांट्स होते हैं वो एलर्जिक भी होते हैं, तो किसी लोगों को पोलन से एलर्जी होती है ना, वो पोलन जैसे उनके कांटेक्ट में आता है वो छींकने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह, तो वो होता है हमारा दैट इज पोलन एलर्जी, ठीक है। और इससे बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती हैं। सो ये हो गया। अब इतना ही था हमारे किसमें, एंड्रोशियम में। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे गाइनोशियम पे। गाइनोशियम का मतलब क्या होता है, पिस्टल, पिस्टल मतलब फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये पिस्टल किसी में एक होगा, किसी में मेनी होंगे, जिसमें एक होगा मोनोकार्पिनरी, जिसमें बहुत सारे होंगे मल्टी कार्पिनरी। अब बहुत सारे हैं तो वो भी डिफरेंस है, फ्यूज है तो सिनकार्पस, फ्री है तो एपोकार्पस, ठीक है। अब होते हैं पिस्टल के तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा देखो, ऐसे ऐसे देखो, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिक करेगा, यहाँ पे गिरेगा, स्टिग्मा पे ही उसको रिसेप्टर क्या करेगा, कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेगा कि क्या ये पोलन नीचे जाने के लिए कंपैटिबल है या नहीं है। अगर तो वो हुआ कंपैटिबल तो उसको बोलेगा चल जा ठीक है, अगर वो बोलेगा नहीं तो भाई कंपैटिबल नहीं है तो वहीं से उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर उसने बोला ठीक है तो कंपैटिबल है, फिर नीचे ट्यूब वाली जिसको बोलते हैं स्टाइल, दिस इज अ स्टाइल। यहाँ से पोलन कहा जाता है नीचे, दिस इज द स्टाइल, इलोंगेटेड सिलेंडर पाथ, ठीक है, जिससे पोलन ग्रेन नीचे जाएगा। नीचे क्या है हमारी ओवरी, नीचे क्या है हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर हमारा प्लेसेंटा है, और ओवरी के अंदर ही मेल गैमेटोफाइट यानी कि मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल पड़े हैं, जिसने फर्टिलाइजेशन करनी है किसके साथ, आपके पोलन ग्रेन के साथ, ठीक है। अब ओव्यूल जो है ना, एक तो स्मॉल स्ट्रक्चर है, किससे अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच है, किससे अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच है, फ्यूनिकल के थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू, एक एक फ्यूनिकल के थ्रू एक जगह है जिसको बोलते हैं हाइलम। फिर होते हैं उसके इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, दो तरीके के, यानी कि आउटर इंटेग्यूमेंट होंगे बाहर की लेयर, इनर इंटेग्यूमेंट होंगे अंदर की लेयर, ठीक है। इंटेग्यूमेंट के बाद क्या है, दो एंड है, एक है माइक्रोपाइलर एंड, एक है चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड, दो तरीके के एंड्स आपको पाए जाते हैं, आपने इतना ध्यान रखना है, ये आपको स्ट्रक्चर में पढ़ाती हूँ अभी। ये देखो, ये है हमारा हाइलम, ये रहा हमारा हाइलम, यहाँ पे क्या है, एक हाइलम लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे एक स्टॉक है वो होता है फ्यूनिकल, एक एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, एक एंड को बोलते हैं चलाजल एंड, ऑपोजिट एंड है, देखो जैसे साउथ नॉर्थ, तो वैसे माइक्रोपाइलर और चलाजल। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ओवल को प्रोटेक्शन देनी है ना, फीमेल अगर गमीट पड़ा तो उसको प्रोटेक्शन देनी है। ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर चलाजल एंड, और वहां पे न्यूसेलस प्रेजेंट है। अब न्यूसेलस का काम बहुत जरूरी है, न्यूसेलस जो है ना ये क्या करेगा, ये भी फूड मटेरियल देगा, फूड मटेरियल है, इसके अंदर भी फूड मटेरियल रिजर्वेशन है, ठीक है जी। अब उसके बाद आता है कि नीचे क्या प्रेजेंट है आपका, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, आपको ओव्यूल प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। अब देखो वहां हमने पोलन बना लिया, यहाँ हमने क्या बना लिया, मेगास्पोर। अब मेगास्पोर कैसे बनता है वो देखते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे। अब वहां पे तुमने क्या देखा था कि एक अगर स्पोरोजिनस सेल का एक सेल है तो उसने मियोसिस करके चार बनाए, चारों के चारों पोलन ग्रेन है। यहाँ पे कहानी क्या अलग है, यहाँ पर भी मियोसिस तो होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मियोसिस होगी तो चार सेल्स बनेंगे, लेकिन चार सेल्स में से हमें चाहिए एग तो एक ही। अब ह्यूमन बींग्स पे देख लो, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं ह्यूमन मेल से, लेकिन फीमेल सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ, सो देयर इज अ डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे भी केस होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे हजारों लाखों में, ठीक है, लेकिन जो एक्स सेल होगा वो एक ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, अपने आप को डिफरेंशिएट करती है और चार सेल्स बना लेती है मियोसिस करके, लेकिन होता क्या है, उसमें से सिर्फ तीन डीजेनरेट हो जाते हैं, तीन क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, जो सिर्फ एक होता है ना वही आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है। और वही फंक्शनल मेगास्पोर हमारा फीमेल गैमीट का काम करेगा, इसीलिए इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब कौन सा भाई, कौन सा चारों में से कौन सा बचेगा, देखो जो चलाजल एंड की तरफ वाला होगा ना वो बचेगा। अब इसको याद कैसे करना है, ऐसे देखो जो लोग चालाक होते हैं ना वो आखिरी में बच जाते हैं, है ना, बुद्धू लोग इतने बच नहीं पाते, चालाक लोग क्या करते हैं, बच जाते हैं। तो चलाजल एंड वाला जो मेगास्पोर होगा वो बच जाएगा, और जो बाकी तीन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे फीमेल वो भी बन गया, वहां मेल भी बन गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें, अब हम करते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब होगा क्या,
सॉरी, फर्टिलाइजेशन से पहले हम देखते हैं कि जो एक तो बन गया, क्या बन गया, एक एग बन गया, बट वो भी पूरी नहीं हुई, वो बात अभी पूरी नहीं हुई। अब क्या होगी, जो एक बना ना, जो न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शन मेगास्पोर, वो माइटोटिक 2 न्यूक्लियस बनाएगा। ध्यान से सुनो, दिक्कत क्या थी, एक एग हमने बना दिया, लेकिन वो एक एग अभी 3 माइटोसिस और करेगा। कितनी? 3 सक्सेसिव माइटोसिस। सक्सेसिव क्या होता है? एक के बाद एक। तो एक में एक से पहले 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। अब 8 का क्या चक्कर है, 8 सेल्स बन गए, देखो ये 8 सेल्स बन गए। अब 8 में से क्या होगा, 3 चले जाएंगे चलासलैंड की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। 2 चले जाएंगे नीचे, जिसको हम बोलते, 3 चले जाएंगे ऊपर, 3 चले जाएंगे नीचे। जो ऊपर गए चलासलैंड की तरफ, वो बन गए एंटीपोडल्स। जो नीचे आ गए वो होंगे सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म अपैरेटस। और 2 रह गए बीच में, जो होंगे पोलर न्यूक्लियाई। और जो 3 नीचे गए थे उसमें से एक आपका क्या बन गया, एग सेल बन गया। दोबारा सुनो, एक मेगास्पर्म मदर सेल ने 4 को जन्म दिया, जिसमें से 3 रीजनरेट हो गए चलासलैंड वाली तरफ से, एक बच गया। जो एक बच गया उसने 3 सक्सेसिव माइटोसिस करी और 1 से 8 बना दिया। वो 8 में से 3 गए चलासलैंड की तरफ, जिनको बोल गए एंटीपोडल्स। 3 आ गए नीचे, जिसमें से 2 सिनर्जिड्स और एक हमारा एग सेल। और 2 पर रह गए बीच में, जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जो एग सेल है ना, उसे सिर्फ फर्टिलाइज करेगा कौन, हमारा पोलर न्यूक्लियाई। ये बन गया टिपिकल एम्ब्रियो सैक। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, एंटीबॉडी डिजेनरेट कर जाएंगे, सिनर्जी डिजेनरेट कर जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई अलग काम करेगा। ये होता है। पर इनका फंक्शन क्या है, देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन है कि देखो 2 एंड है, एक है चलाजल, एक है माइक्रोपाइलर। तो बताना, किसको बताना, किसको बताना, पोलन ग्रेन को बताना कि भाई ये एंड पास पड़ेगा एक्स से। अब देखो, यहाँ पोलन जो है चलाजल एंड की तरफ से भी आ सकता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से भी आ सकता है, बट उसको फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करेगा, गाइड करेगा, भाई माइक्रोपाइलर एंड से आ, एग पास बैठा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गई, इसको हम बोलते हैं एक्सेल। ये जो है ना, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर साल 5 नंबर का आता है, तो आपको इसको बस लिखना आना चाहिए। अब हमारे 8 न्यूक्लियस बन गए, है ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस बन गए। क्यों? क्योंकि जो बीच के 2 पोलर न्यूक्लियर है ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये है वैसे अंदर 2, पर दिखाएंगे कि ये एक सेल है, तो इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। फाइन। अब हम बात करते हैं पोलिनेशन की। चलो ठीक है, मेल्स का मीट बन गया, फीमेल का मीट बन गया, अब उनको मिलाओ। चलो मिलाना भी तो पड़ेगा, पर करेंगे कैसे? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, जिसमें जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ आएगा, स्टिग्मा पे आएगा। अब बहुत से रीजन से आ सकता है। सबसे पहले कैसे आ सकता है, सबसे पहले आता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, कि एक फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, यानी कि उसके पास फीमेल पार्ट भी है, उसके पास मेल पार्ट भी है। तो मेल पार्ट जो एंथर, जो पोलन सेक्रीट करेगा, वही पोलन जो है वो फीमेल पार्ट एक्सेप्ट कर लेगी। दैट इज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं। इसमें क्या है, इसमें 2 फायदे, एक 2 फायदे, एक 2 नुकसान है। अब फायदा क्या है, फायदा ये है कि 100% पॉलिनेशन होगी, है ना, क्योंकि बाहर के पोलन आने की वेट ही नहीं करनी, क्योंकि अपने घर में अपने फ्लावर में ही पोलन वाला बैठा है, पोलन बनाने वाला बैठा है। लेकिन दूसरी चीज क्या होगी, कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी। फ्लावर में कोई बीमारी है तो वो बीमारी सदियों तक चलती रहेगी, क्योंकि वो आपस में ही क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये भी ऐसा नहीं कि एकदम से हो ही जाएगी। अब ऑटोगैमी भी तभी होगी जब सिंक्रनी होगी, यानी कि जब स्टिग्मा हमेशा रिसेप्टिव नहीं होता। स्टिग्मा रिसेप्टिव तब होता है जब उसको पॉलिनेशन करनी है या फर्टिलाइजेशन करनी है। तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो हो सकता है पोलन पोलन रिलीज ना हो। जो पोलन रिलीज होगा तो स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो। तो बहुत कुछ झमेले हैं। लेकिन इसमें होता है कि 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस ओपन फ्लावर, क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर। फाइन। एग्जाम्पल क्या है इसका, ओक्सालिस और वाइला। तो इतना आपको पता लगे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब अपने ही फ्लावर का पोलन अपने ही स्टिग्मा के ओव्यूल के पास जाएगा। फिर आते हैं गिटोनोगामी। अब गिटोनोगामी में क्या होता है, गिटोनोगामी में होता है कि फ्लावर तो अलग है, पेड़ एक है। समझो ये एक एक पेड़ है, यहाँ पे एक फ्लावर यहाँ निकला हुआ, एक फ्लावर इधर निकला हुआ, तो यहाँ का पोलन दूसरे फ्लावर को जाएगा। दिक्कत क्या है, देखो वैसे तो ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है, कि अब जा रहा है तो या तो हवा के थ्रू जाएगा
ये इंसेक्ट के थ्रू जाएगा या बर्ड के थ्रू जाएगा, जाएगा तो सही, वो ठीक है, लेकिन पेड़ तो सेम है, वो जेनेटिकली वेरिएशन तो फिर नहीं आएगी, जेनेटिकली तो सिमिलर ही होगा। तो जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगैमी से, लेकिन फंक्शनली आप उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हो, क्योंकि क्या लग रहा है यहाँ पे, एक पॉलिनेटिंग एजेंट लग रहा है। फिर आता है जीनोगैमी, सब कुछ अलग, फ्लावर अलग, पेड़ अलग, सब अलग। तो ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, जिसको बोलते हैं जीनोगैमी, और ये होता है जेनेटिकली डिसिमिलर। तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आ जाती हैं। तो ठीक है, आपने बोल दिया कि अगर सेम फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी, डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट होगा गिटोनोगैमी, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट होगा तो जीनोगैमी। एजेंट्स क्या क्या है, मतलब कौन करेगा? सबसे पहला एजेंट है हवा, अनीमोफिली, हवा, हवा के झोंके। ठीक है, तो हवा क्या है, हवा पोलन ग्रेन को उड़ाएगी हवा में, और हवा के थ्रू स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन अपने आप आ जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन एबायोटिक फैक्टर है, कुछ नहीं लग रहा, ना पैसा लग रहा है, ना किसी की मदद लग रही है, अपने आप हो रहा है। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है सिंगल ओवल सेक्रेट करते हैं नीच ओवरी, और न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, देखो, होना ये चाहिए कि अगर आप ये कर रहे हो, है ना, पोलन ग्रेन आप हवा के थ्रू रिलीज कर रहे हो, तो मेक श्योर जो आपका वो है, आई एम सेइंग, जो आपका पोलन एंथर है, थोड़ा सा वो हो, मतलब फैला हो, एक्सपोज हो। अगर वो एक्सपोज नहीं हो, थोड़ा बंधा बंधा होगा, तो इजीली हवा भी उसको नहीं खींच पाएगी। एग्जाम्पल है इसका कॉर्न कॉब, और ये ग्रासेस में भी काम आता है। इफेक्टिवनेस कैसे होगी, जब बहुत पोलन रिलीज होंगे, पोलन लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, स्टिकी होंगे ना तो जगह जगह चिपक जाएंगे, और लाइट होंगे तो हवा में उड़ पाएंगे। ठीक है, और उनको वेरी एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, और स्टिग्मा भी फैदे होना चाहिए जो कि पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर ले। फाइन। फिर हमारे आते हैं पोलिनेशन बाय वाटर, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पानी के थ्रू, पानी के थ्रू आ रहे हैं ये, वैलिसिनेरिया, हाइड्रोलैक, ये सब करते हैं। अब पानी के थ्रू कैसे, जो देखो, जो मेल होंगे ना वो पानी में ही अपने गैमीट सेक्रेट कर देंगे। जो फीमेल फ्लावर होगा वो क्या होगा, वो सरफेस पे आएगा लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, वहां पर मेल अपना पोलन सेक्रेट कर देगा, और वहीं पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ये थोड़ा सा मोस्ट अनकॉमन है, मतलब इतना कॉमन नहीं है, क्वाइट रेयर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वाइट रेयर क्यों है ये, क्योंकि जो पानी में रहते हैं ना वही इसको यूज नहीं करते। अब दो फ्लावर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर हाइन से वाटर लिली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाटर हाइन जिसने टेरर ऑफ बंगाल किया था, वाटर लिली, ये दो ऐसे फ्लावर है जो कि एक्वाटिक है, पानी में रहते हैं, लेकिन ये खुद वाटर पॉलिनेशन नहीं करते। दैट इज व्हाट इज वेरी अनकॉमन, क्योंकि जो खुद के वाटर पॉलिनेटेड जो क्या कहते हैं फ्लावर है, वो खुद ही पॉलिनेशन नहीं कर रहे, तो आप बाकियों से तो क्या एक्सपेक्ट करोगे। ठीक है, पर दो तीन हैं जो करते हैं, वेल्सिनेरिया, हाइड्रोला और जोस्टेरा, ये तीन हैं जो करते हैं। कैसे करते हैं मैंने बता ही दिया। फीमेल फ्लावर जो है सरफेस पे आएगी, वहीं पे मेल आएगा, मेल अपना पोलन सेक्रेट करेगा, फीमेल उसको, और वो पानी के थ्रू फीमेल के पास आएगा, और फीमेल क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल के पास क्या होगी, पोलन ग्रेन के पास क्या होगी, कवरिंग होगी, जिससे पोलन गीला नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलिनेशन की एक टेक्निक है। अब हम बात करते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट की एनिमल्स की। देखो यहाँ पर तो ऐसे कि अगर आप वाटर के थ्रू कर रहे हो या विंड के थ्रू कर रहे हो तो उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एनिमल्स के थ्रू कर रहे हो, यानी कि बायोटिक, कोई हनी बी, आप कह रहे हो कोई इंसेक्ट मेरा पोलन जो है वो उस पे ले जाए, स्टिग्मा पे ले जाए, तो आपको उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अट्रैक्ट करने के लिए जो जो फ्लावर जो है इससे पॉलिनेशन करते हैं, किससे, फ्लावर से पॉलिनेशन करते हैं हम, जो जो फ्लावर हैं जो ये एनिमल्स वाली पॉलिनेशन प्रेफर करते हैं, एनिमल वाली, एनिमल जो है उनके एजेंट्स बने, वो जो पॉलिनेशन है ना, उसके लिए वो उनके बहुत बड़े बड़े पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं। ठीक है, बहुत फेदरी होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत सारे नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, बहुत खुशबूदार होते हैं। तभी से अगर दूर से कोई एनिमल गुजर रहा है तो उसको वो अट्रैक्ट करे, वो अट्रैक्ट क्या करे, कलरफुल फ्लावर्स उसको अट्रैक्ट करने चाहिए, तभी वो आएगा, है ना। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स वेरी कॉमन है, उसको एंटीमोफिली कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, देखो, आपका लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर होना चाहिए। अगर आपका पौधा एकदम से मुरझाया हुआ है, ना उसकी कोई कलर है, ना फ्रेगनेंट है, ना नेक्टर है, तो एंटीमोफिली नहीं होगी वहां पे। ठीक है, और जो फ्लावर्स है ना, ये उनको क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड मतलब आप वो बोलेंगे कि हम हमारी पॉलिनेशन कर दो, उसके बदले में हम आपको जो है अंडे देने की जगह दे देंगे अपने उसमें
ओवरी में, ठीक है, या फिर हम आपको नेक्टर देंगे जैसे हनी बीज को मिलता है, तो ये दिक्कत है, ठीक है, ये मतलब काम है। उसके बाद जो है सम प्लांट सेफ प्लेसेस देते हैं अंडे ले करने के लिए और बदले में कहते हैं हमारी पॉलिनेशन कर दो। यही एक ऐसा मैं बोलूँ तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा गया है एमोर्फोफेलस, जो कि एक 6 फीट का प्लांट है। उसमें एक मॉथ स्पीशीज है और एक यक्का प्लांट है। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। यक्का प्लांट कहता है कि मॉथ को मेरी पॉलिनेशन कर दे, मॉथ कहता है बदले में ठीक है मैं लेकिन मैं अपने अंडों को तेरे ओवरी ऑफ लॉक्यूल में रखूंगा, ठीक है। द फ्लावर गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ, तो लार्वे कम आउट ऑफ द एग एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और इसको हम बोलते हैं एंटीमोफिली। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं पोलन और नेक्टर रॉबर, यानी कि पोलन भी खा लेंगे, नेक्टर भी ले लेंगे और पॉलिनेशन भी नहीं करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं पोलन नेक्टर रॉबर यानी कि चोर। अब हम बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। अगर हम चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्यों हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो? सी, अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही होती रहेगी तो अगर कुछ जीन्स हैं जो रिसेसिव हैं लेकिन जो बीमारी कॉज कर रहे हैं, वो जितनी बार वो सेल्फ पॉलिनेशन होगी वो जीन्स रिसेसिव से डोमिनेंट बनते जाएंगे, तो हम वो नहीं चाहते। हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सिंक्रनी अवॉइड कर दो। मतलब क्या? जब पोलन रिलीज हो रहा है तो स्टिग्मा को अनरिसेप्टिव कर दो, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो रहा है तो पोलन रिलीज मत कराओ, यही कर सकते हैं। या फिर आप डिफरेंट पोजीशंस पे रखो, स्टिग्मा को ऊपर रख दो, आंसर को नीचे रख दो, या उल्टा कर लो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कर दो, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को आप प्रोड्यूस करो। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो ऑटोगैमी होगी ही नहीं। और अगर नहीं है, मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल है, आप चाहते हो कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, तो आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर दो, जो भी हम पढ़ते हैं। अब देखो, आपने ये देख लिया कि ठीक है, आपने देखा कि पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर आ गया, किसी ने मेथड से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच गया। अब पोलन क्या देखेगा कि क्या ये कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है। देखो, सबसे पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर वो पूरा हुआ तो आगे की सारी प्रोसीजर्स होंगे। अगर तो पोलन ने कहा नहीं भाई इनकम्पैटिबल है, ये नहीं चाहिए मेरे को, कंपैटिबल नहीं है, ये हटाओ इसको, तो वहां पे कुछ होगा ही नहीं। अगर पोलन ने एक्सेप्ट कर लिया, पोलन को एक्सेप्ट कर लिया स्टिग्मा ने कि ठीक है ये कंपैटिबल है, तो फिर क्या होगा? फिर पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी, पोलन ट्यूब बनेगी। और पोलन ट्यूब बनते बनते क्या होगा? जो स्टिग्मा पोलन ट्यूब है वो कहाँ तक पहुंच जाएगी? ओवरी तक पहुंच जाएगी, और वहां पे क्या हो जाएगा आपका? वहां पर आपका हो जाएगा क्या? पोलन रिलीज हो जाए, पोलन जो है वो चला जाएगा ओवरी, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जो है ना, ये जो 2 सेल स्टेज में शेड्यूल होते हैं 60% वाले, वो अपनी फर्दर डिवीजन करेंगे। जो 3 सेल में स्टेज होते हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गए हमारे 2 जनरेटिव सेल्स, मैंने आपको बताया था अगर एक होगा तो वो 2 बन जाएंगे। 2 गए कहाँ से? माइक्रोबाइल लेंस के थ्रू गए, कहाँ पे? ओवरी के पास, एक सेल के पास। अब जो एक जनरेटिव सेल है ना, वो एक सेल के साथ क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। एग सेल के साथ एक जनरेटर सेल फ्यूज कर गया, एग बन गया। तो बाकी जनरेटर, दूसरे जनरेटर सेल का क्या हुआ? क्यों बनवाया था? वो फ्यूज करेगा, वो 2 पोलर न्यूक्लियर याद है जो बीच में मैंने जो फ्यूज हो गए थे बाद में, उनके साथ वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, उनके साथ वो फ्यूज कर जाएगा, क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होगा ना, ये होगा रिजर्व फूड मटेरियल। मतलब जब जब जायगोट बड़ा होगा वो इसी एंडोस्पर्म के बदले बड़ा होगा, जिसको एंडोस्पर्म बोले तो नारियल पानी, दैट इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म। जो हम पीते हैं, इट इज अ लिक्विड एंडोस्पर्म, जो कि पोलर न्यूक्लियाई और वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल के फ्यूजन से बना है, ठीक है। फिर हमारी बात आती है दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अगर आप नहीं चाहते हो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, आप चाहते हो कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, तो आप एक काम करो, अगर तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसका एंथर कट कर दो, जिसको हम बोलते हैं इमास्कुलेशन। उसके बाद जो फीमेल पार्ट बचा उस पर आप बैग चढ़ा दो, ठीक है, बटर पेपर वाला बैग चढ़ा दो जो बटर पेपर से बना हो, क्यों? कंटामिनेशन ना हो। फिर आप जो आपका खुद, मतलब जो आप पोलन डालना चाहते हो उस पे, ठीक है, वो आप उस पर डस्ट करो, तो डस्टिंग उसके बाद आप उसको रीबैक कर दो। इससे क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन आप चाहते थे उससे ही फर्टिलाइजेशन होगी और वही फ्रूट्स बनेंगे जो आप चाहते हो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमास्कुलेशन की जरूरत नहीं क्योंकि एंथर तो है ही नहीं, ठीक है जी। उसके बाद जब बर्ड फ्लावर बनने लग जाए तो आप बैग को हटा सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन हमने अभी पढ़ ली है क्या? कि जो 2
मेल गैमीट्स होते हैं, इसमें से एक रिएक्ट करता है एक सेल के साथ, दूसरा रिएक्ट करता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ, तो क्या बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एक बनेगा जाइगोट। तो सिनगैमी कौन सी होगी, सिनगैमी होगी जाइगोट, सॉरी सिनगैमी होगी एक सेल और जेनरेटिव सेल की, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किसकी होगी, वो होगी आपकी दो पोलर न्यूक्लियर और एक जेनरेटिव सेल। तो तीन फ्यूजन हुई, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसकी प्लॉइडी क्या होती है 3 है। तो ट्रिपल फ्यूजन प्लस एनगैमी इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब धीरे धीरे क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलप होगा, ठीक है, एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा और उसके बाद एक सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा। तो जो हम पानी पीते हैं नारियल पानी का, वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो उसके अंदर की गरी होती है उसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। धीरे धीरे जो उसके अंदर का एम्ब्रियो है उसकी क्या होगी, मैच्योरेशन होगी, यानी कि जाइगोट ऐसे था, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, सस्पेंडर, प्लेम्यूल, रेडिकल, कॉटिलिडन, मैच्योर, ये सब क्या बनेगा, ये सब क्या बनेगा आपका एम्ब्रियोज बनेंगे, डाइकोटिलिडन बनेगा, मोनोकोटिलिडन। तो ये आपको ऐसे करके क्या होगा, जाइगोट क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। फिर क्या होता है, जो ओवरी होती है, ठीक है, उससे बनता है फ्रूट, है ना, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। तो सीड होते हैं हमारे दो तरीके के, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब जिसमें कि एंडोस्पर्म बचा ही नहीं, सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का टाइम खत्म हो गया, दैट इज एग्जांपल पी, ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुई लेकिन एंडोस्पर्म बच गया, दैट इज द वीट, मेज, बार्ले। अब कोकोनट को देख लो, कोकोनट में एंडोस्पर्म बचा होता है जो हम खाते हैं, है ना, दैट इज एल्ब्यूमिनस सीड। फिर हम बात करते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, न्यूसेलस के सेल्स अगर परसिस्टेंट है वो हो जाएंगे हमारे पेरिस्पर्म्स। उसके बाद इसमें और क्या करना है अब, हाँ वायबिलिटी देखो, ये एग्जाम में आया था, एक लुपाइन नाम का सीड था, आर्टिक टुंड्रा में पाया जाता है, 10 साल तक वो सीड ऐसे का ऐसे है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। और एक 2000 का सीड, 2000 साल का साल पुराना सीड है जिसको बोलते हैं डेट पाम, ठीक है, जो कि किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी में पाया गया था। फिर हम बात करते हैं फ्रूट फ्रॉम ओवरी। तो ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ओवरी की कौन सी वॉल से फ्रूट बनेगा, पेरिकार। और अगर ओवरी से फ्रूट बन रहा है तो ट्रू फ्रूट, ओवरी से नहीं बन रहा, किसी और पार्ट से बन रहा है, जैसे थैलेमस से बन रहा है, दैट इज अ फॉल्स फ्रूट। और जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बने, दैट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फॉर एग्जांपल है बनाना, वो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना है, इसीलिए बनाना में सीड नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो सीड्स की विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पॉलीएम्ब्रियोनी होता है कि अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन एन सीड। फाइन। एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी जरूरी है। देखो कह रहे अगर आप सीड्स जो है हाइब्रिड वाले सोन करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके हाइब्रिड कैरेक्टर्स लूज होते रहेंगे और वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, तो बहुत महंगे पड़ेंगे। अब हाइब्रिड सीड्स वैसे ही बहुत महंगे पड़ते हैं, तो फार्मर्स क्या क्या कितने एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, एपोमिक्सिस सीड बनाते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होती, तो ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, उसके करेक्टर सेग्रीगेट नहीं करेंगे, तो फार्मर्स उसको लंबे समय तक हर साल उसको यूज कर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, जिसमें सबसे पहले आते हैं कुछ इवेंट्स, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका होता है गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गेमीट्स फॉर्मेशन, जो कि आपकी मेल्स में होती है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल्स की हम कहते हैं oogenesis। नेक्स्ट हमारा होता है इंसेमिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम ह्यूमन मेल टू ह्यूमन फीमेल। नेक्स्ट हमारा होता है फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जो कि आपका होता है एम्पुलर रीजन। अब ये एम्पुलर रीजन कहाँ पर है, ये आपका लोकेटेड है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है जाइगोट का इम्प्लांट होना, अटैचमेंट होना टू द यूट्रस, ये भी आपका ह्यूमन फीमेल में होता है। नेक्स्ट हमारा होता है पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो कि आपकी बर्थ के नाम से होती है। एंड लास्ट हमारा है लैक्टेशन, दैट इज न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क फीड करवाना, दैट इज लैक्टेशन, जो कि फीमेल्स के मैमरी ग्लैंड्स ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन अ पेल्विस रीजन। ये कहाँ लोकेटेड है, ये आपका पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। चार चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
सबसे पहले मैं बात करूं टेस्टिस, तो टेस्टिस हमारे ह्यूमन मेल में दो होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टेस्टिस इन ह्यूमन मेल जो कि प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी, एक पाउच में जिसका नाम होता है स्क्रोटम, तो आउटसाइड द बॉडी एक पाउच स्क्रोटम में आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आपका टेस्टिस जब ह्यूमन मेल अपने जायगोट या फीटल लाइफ में है तब उसका जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में होता है, लेकिन 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन में ये टेस्टिस जो है डिसेंड करता है फ्रॉम एब्डोमेन टू स्क्रोटम। अगर ये डिसेंड नहीं होता है तो वो जो मेल होता है वो एक तरीके के स्टेराइल मेल होता है, वो इनफर्टाइल होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए आपका जो टेस्टिस है वो आपका स्क्रोटम में पड़ा होता है। अब स्क्रोटम की लेंथ और विड्थ कितनी है, स्क्रोटम की लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है 4 से 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है 2 to 3 सेंटीमीटर। दोबारा से रिवाइज करते हैं, टेस्टिस कितने होते हैं, 2। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी एक पाउच जिसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों होते हैं, क्योंकि स्पर्म्स को 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसकी शेप कैसी है, ये ओवल शेप है, ओवल शेप का है। लेंथ कितनी है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में बात करूं, इस टेस्टिस में होता है अपने 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसमें से आपके 1 से 3 होते हैं हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड, ये बहुत कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होते हैं। अब इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये 3 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन 3 तरीके के सेल्स का फंक्शन देखो। सबसे पहले आता है आपका मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल नाम से पता लग रहा है, मेल जर्म सेल, जर्म मतलब क्या होता है, वो सेल जो गेमीट बनाता है, तो इसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, और ये आपका स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेल जर्म सेल आपका स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। नेक्स्ट हमारा आता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उस जर्म सेल को या उस स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, आपका सर्टोली सेल। कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल। नेक्स्ट हमारा आता है लेडिक सेल। लेडिक सेल हमारा एंड्रोजन सिक्रीट करता है, जैसे कि आपका ह्यूमन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, ये कौन सिक्रीट करता है, लेडिक सेल, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखते हैं मेल्स में, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, ठीक है, आपकी वॉइस हार्श होना, ये हमारा किसकी वजह से होता है, लेडिक सेल की वजह से। पूरा टेस्टिस को एक बार रिवाइज करते हैं। टेस्टिस 2 पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, आउटसाइड द बॉडी पाउच स्क्रोटम में। स्क्रोटम में क्यों होते हैं, क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है। लेंथ कितनी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं 250, 250, और 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनमें 3 तरीके के सेल पाए जाते हैं, दैट इज मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ये आपका स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। सर्टोली सेल, इसको हम नर्व सेल बोलते हैं, ये आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंड लेडिक सेल, ये आपका एंड्रोजन सिक्रीट करता है। एंड्रोजन आपका होता है मेल हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस हमने कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एक्सेसरी डक्ट्स। अब मेल जर्म सेल ने स्पर्म्स तो बना लिए, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट भी करवाना है, तो ट्रांसपोर्ट में जो आपकी डक्ट्स यूज होती है, सबसे पहले आपकी होती है रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस से हमारा जो स्पर्म्स है वो कहाँ जाता है, वासा इफ्रेंशिया। कहाँ जाता है, वासा इफ्रेंशिया। रीटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, फिर कहाँ जाएगा, एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के बाद वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है वो लूप करता है टू द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ लूप करता है, टू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। वास डिफरेंस के बाद इसको एक डक्ट मिलती है, जो किससे मिलती है, सेमिनल वेसिकल से। किससे मिलती है, सेमिनल वेसिकल से। तो वास डिफरेंस को जब डक्ट मिलती है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, वो ओपन होता है एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। वो ओपन होता है एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। दोबारा से देखो, रीटे टेस्टिस,
वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को एक डक्ट मिलती है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल जो कि कलेक्टिवली ओपन होती है एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, और दोनों को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो आपका इजैकुलेटरी डक्ट होता है ये आपका स्पर्म्स को स्टोर करता है, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है कहां से कहां तक? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो ये थे आपके क्या? एक्सेसरी डक्ट्स। टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस किसके साथ खुलेगा? सेमिनल वेसिकल के साथ एज अ इजैकुलेटरी डक्ट जो कि स्पर्म्स को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट आता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि आपका होता है पेनिस। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, जिसके एंड को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, जिसके एंड को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, और इसमें स्किन को हम कहते हैं फोरस्किन। द स्किन इज नोन एज फोरस्किन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारा आते हैं ग्लांस, ठीक है, ग्लांस। ग्लांस हमारे तीन तरीके के ग्लांस पाए जाते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कितने होते हैं? दो, ध्यान रखना, दो ग्लैंड्स है। नेक्स्ट हमारा प्रोस्टेट, एक ग्लैंड है, एंड लास्ट हमारा होता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो तीन ग्लैंड्स होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं? देखो, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ये आपका एक तरीके के प्लाज्मा सिक्रीट करता है जो कि रिच होता है किसमें? फ्रक्टोज में, कैल्शियम में एंड अदर एंजाइम्स में। किसकी सिक्रीशन? सेमिनल वेसिकल की और प्रोस्टेट की। बल्बोरेथ्रल जो है वो हेल्प करता है इन द लुब्रिकेशन, बल्बोरेथ्रल हेल्प इन दी लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं, एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी, स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्यों? क्योंकि स्पर्म्स को बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस थी देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। शेप कैसी है? ओवल इन शेप है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ है, 250 टेस्टिकुलर ओवल्स है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्स है, 3 सेल्स है मेल जर्म सेल्स जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। सर्टोरी सेल, इनको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड लेडिक सेल, ये आपका एंड्रोजन सेक्रीट करता है, रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा आता है डक्ट्स। डक्ट्स में टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस खुलता है सेमिनल वेसिकल के साथ एज अ इजैकुलेटरी डक्ट जो कि स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करता है। थर्ड मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसकी एंड को हम कहते हैं ग्लांस पेनिस और स्किन को हम कहते हैं फोरस्किन, ठीक है। लास्ट हमारा होता है ग्लांस, दैट जिसमें 3 तरीके की ग्लांस पाई जाती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोरेथ्रल। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट इन दोनों की सेक्रीशन रिच होती है इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, एंड द बल्बोरेथ्रल हेल्प्स इन दी लुब्रिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये 7 जो है पार्ट्स है। सबसे पहले ओवरीज, ओवरीज जो कि आपका हार्मोन बनाती है, जो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आता है और आपको ओवा सेक्रीट करती है। नेक्स्ट आपका फिलोपियन ट्यूब, तो ओवरीज 2 होती है, ठीक है, 2 ओवरीज होती है। फिलोपियन ट्यूब भी 2 होती है, एक यूट्रस होता है, वजाइना, सर्फिक्स, मेमरी ग्लैंड्स और फीमेल वल्वा, फीमेल वल्वा। एक एक फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी है आपकी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि ओवम भी बनाएगी और साथ में हार्मोन, ठीक है। उसके बाद इसकी लोकेशन कहाँ पे? इसकी लोकेशन है लोअर एब्डोमेन। कहाँ पर? लोअर एब्डोमेन। इसकी लेंथ कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर। स्क्रोटम की लेंथ विड्थ कितनी? कॉमन से बताना, ठीक है। कनेक्टेड किससे है? ये आपकी कनेक्टेड है लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट से ये आपकी कनेक्टेड है, ठीक है, लिगामेंट से कनेक्टेड है। पेरिफेरल पे कॉर्टेक्स है और इनर क्या है? मेड्यूल। पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूल। तो ओवरी ओवम सेक्रीट करेगी, हार्मोन सेक्रीट करेगी, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ है और लिगामेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलूं, नेक्स्ट हमारा आता है फिलोपियन ट्यूब। अब फिलोपियन ट्यूब की मैं बात करूं तो फिलोपियन ट्यूब की लेंथ बहुत ज्यादा, दैट इज 10 से 12 सेंटीमीटर। फिलोपियन ट्यूब की लेंथ बहुत ज्यादा, 10 से 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, फिलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से। सबसे पहला फिम्ब्रे,
ठीक है, देखो ऐसे होती है, ऐसे। ये आपकी एक फेलोपियन ट्यूब यहाँ से आई, ठीक है, और एक ऐसे दूसरी से आई। ये जो ऐसे फिंगर लेग प्रोजेक्शन देख रहे हो, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। इसको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रे। अब फिम्ब्रे क्या करता है? ओवा ने जब एग निकाला तो फिम्ब्रे उसको कलेक्ट करेगा। फिम्ब्रे उसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। तो फिम्ब्रे क्या करता है? यहाँ लिखा हुआ है, फिम्ब्रे हेल्प्स इन दी कलेक्शन ऑफ दी एग। देखो, फिम्ब्रे हेल्प्स इन दी कलेक्शन ऑफ दी एग, ठीक है। अब फिम्ब्रे के आगे का जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। देखो, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये आपका क्या है? यूट्रस। यहाँ पर आपका एक फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा फेलोपियन, ठीक है, और यह आपका जो है ऐसे कर, ठीक है। अब ये फिम्ब्रे हो गया, इसके पास का ये हिस्से को हम बोलेंगे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के अगला पार्ट आता है एम्पुला। एम्पुला एक फूला हुआ रीजन है, ठीक है, एम्पुला, जहां पर फर्टिलाइजेशन हो। हमने पढ़ा था सबसे पहले फर्टिलाइजेशन है कहाँ पे होती है? एम्पुलरी रीजन। एम्पुलर रीजन कहाँ होता है? ये वाला रीजन, ये, ठीक है। फिर लास्ट इस्थमस। इस्थमस एक नैरो, एक ट्यूब है, यहाँ से नैरो ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती है किसको? फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से। इस्थमस क्या करती है? यूट्रस से ज्वाइन करती है। तो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। तीन हिस्से हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम में क्या है? फिम्ब्रे हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ द एग। एम्पुलर रीजन क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करवाता है। और इस्थमस आपका यूट्रस से ज्वाइन करवाता है। फेलोपियन ट्यूब के बाद नेक्स्ट हमारा आता है यूट्रस। यूट्रस क्या है? यूट्रस है हमारा वूम। यूट्रस इज योर वूम, इन्वर्टेड पियर। इसकी शेप कैसी है आपकी? इन्वर्टेड पियर। इन्वर्टेड पियर जैसी इसकी शेप है, ठीक है, यस, इन्वर्टेड पियर जैसी शेप है, ठीक है। इसकी 3 वॉल्स है। कितनी वॉल्स है इसकी? 3 वॉल्स। ध्यान से, 3 वॉल्स है इसकी। सबसे पहले आती है पेरीमीटर, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। यूट्रस वूम है जिसमें बच्चा 9 महीने तक रहता है। अब उसकी 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक ग्लैंडुलर लेयर है, सेक्रीशंस करती है और कुछ काम नहीं है इसका, ठीक है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वही लेयर है जो हर महीने साइक्लिक चेंजेस के अंडर को जाती है, दैट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स। पीरियड्स में जो लेयर आपकी टूटती है, बनती है, टूटती है, बनती है, दैट इज एंडोमेट्रियम। लास्ट मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम एक सिंगल मसल है, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम। जब सिग्नल जाता है ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि इट्स द टाइम टू डिलीवरी, मतलब बच्चे की डिलीवरी का टाइम हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे मायोमेट्रियम ही है जो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करती है और बच्चे को एक्सपेल करती है फ्रॉम यूट्रस टू आउटसाइड, ठीक है। तो 3 लेयर्स है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस लेयर है, एंडोमेट्रियम दैट लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन, एंड मायोमेट्रियम जो है स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी और ड्यूरिंग पार्चुरेशन। नेक्स्ट हमारा आता है वजाइना और सर्फिक्स। वजाइना और सर्फिक्स जो है दोनों कॉमनली क्या बोलते हैं, क्या बनाते हैं? बर्थ केनाल। वजाइना एंड सर्विकल केनाल बोथ फॉर्म दी बर्थ केनाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फीमेल वल्वा। फीमेल वल्वा मतलब दैट इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले आपका आता है मॉन प्यूबिस। व्हाट इज मॉन प्यूबिस? मॉन प्यूबिस आपका कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो कि कवर होता है बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। फीमेल्स का पार्ट विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स एंड इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू दैट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन प्यूबिस के अंदर होते हैं आपके फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट इज लाइबेरा मेजोरा, दैट इज लाइबेरा माइजोरा। लाइबेरा मेजोरा के अंदर क्या होता है? लाइबेरा माइनोरा, लाइबेरा माइनोरा। लाइबेरा माइनोरा के अंदर एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्लिटोरिस, दैट इज क्लिटोरिस, क्लिटोरिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है हाइमन। हाइमन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि वजाइना को पार्शियली कवर करती है, जो कि वजाइना को पार्शियली कवर करती है, ठीक है। बट हाइमन का प्रेजेंस और एब्सेंस इज नेवर अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये आपके एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है,
ठीक है, तो ये आपका हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा ओवरीज के बारे में, ओवरीज के बाद फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फिर यूट्रस के बारे में, फिर वजाइना सर्विक्स के बारे में, फिर फीमेल वल्वा के बारे में। लास्ट पार्ट आता है आपका मैमरी ग्लैंड्स। व्हाट इज मैमरी ग्लैंड्स? मैमरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि जिससे मदर अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाती है, जिससे आपका लैक्टेशन पॉसिबल हो पाता है। अब मैमरी ग्लैंड जो है ये टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू। इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। इसमें क्या है? फैट। अब ये फैट जो है ये क्या करता है, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, इसमें ये बताना है कि मिल्क बनाता कौन सा हार्मोन है। तो देखो, मिल्क बनाएगा कौन सा हार्मोन? दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करेगा? वो मिल्क सेक्रीट कराएगा। मिल्क को इजेक्ट कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। मिल्क को इजेक्ट कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। मिल्क को फॉर्म कौन करेगा? प्रोलैक्टिन। ठीक है, और कैसे? देखो, मिल्क बनता है आपके मेमरी लोब्स में। मेमरी लोब्स में आपकी मिल्क बनता है, जो कि 15 से 20 होते हैं फीमेल में। मेमरी लोब्स के बाद ये मिल्क जाता है कहाँ? एल्वुलाई। कहाँ? एल्वुलाई। एल्वुलाई मिल्क सेक्रीट करती है। ठीक है, एल्वुलाई सेक्रीट मिल्क। उसके बाद स्टोर कहाँ होता है? ये स्टोर होता है आपका ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई। स्टोर कहाँ होता है? ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई। बनता कहाँ पे? एल्वुलाई में। स्टोर कहाँ होता है? ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई में। फिर जाता है आपका मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और लास्ट में निपल के थ्रू क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है। ये पूरा याद रखना है कि कहाँ कहाँ से ट्रैवल करता है। मेमरी लोब से एल्वुलाई, एल्वुलाई से मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट से मेमरी एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट, एंड लास्ट में निपल। ठीक है, तो ये इसका एक पूरा क्या है? दैट इज होल इसकी ट्रैवल कि ये कहाँ कहाँ से जाता है, सिक्रीट होता है। फॉर्म कौन करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन फॉर्म करता है। इजेक्ट कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। इजेक्ट कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवरी। तो देखो, गैमेटोजेनेसिस में क्या है ना, गैमेटोजेनेसिस में मैंने बताया था मेल जर्म सेल होते हैं, है ना, मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो वही स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n है, वही स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n है, ये क्या करते हैं? माइटोसिस। क्या करते हैं? माइटोसिस और डिफरेंशिएट करते हैं। माइटोसिस करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस से डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब माइटोसिस करिए तो प्लॉइडी सेम रहेगी, तो 2n का 2n ही रहेगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपनी फर्स्ट मियोसिस करेगा और क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अपनी सेकेंड मियोसिस करेगा, क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड्स। क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, उसके बाद स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से क्या बनेंगे? स्पर्म्स। क्या बनेंगे? स्पर्म्स। और रिलीज होंगे जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। अब ये बहुत ज्यादा होती है तीन टर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनना, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होते हैं? जो आपके स्पर्मेटिड्स दिख रहे हैं ये वाले, ये जो आपके स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, ये आपके राउंड है, दिस इज राउंड, ये राउंड है। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड नहीं है, ये आपके राउंड शेप के है। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, इसमें फ्लैजिला लगाना पड़ेगा तभी तो ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो नॉन मोटाइल से मोटाइल स्पर्म्स बनाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्योंकि स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल है, स्पर्म्स मोटाइल है, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, फिर जब मोटाइल स्पर्म्स बन गए उसकी रिलीज को क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। जब स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे उसके बाद वो अपना हेड कहाँ घुसाएंगे? सर्टोली सेल। कहाँ घुसाएंगे? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से क्या करेंगे? नरिशमेंट। क्या लेंगे? नरिशमेंट। ध्यान से सुनो दोबारा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस और डिफरेंशिएट करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स से ट्रांसफॉर्मेशन स्पर्म्स, प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म्स का रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, स्पर्मिएशन। ठीक है, एंड पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस।
फिर आता है इसका हार्मोनल कंट्रोल, कि कौन सा हार्मोन जो है इसको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है जीएनएचआर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे और दो हार्मोन लगाता है, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच जो है वो सटोली पे एक्ट करता है, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन एलएच आपका लेडिक सेल पे एक्ट करता है और एंड्रोजन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। तो एलएच एल आएगा तो एल किस पे एक्ट करेगा, एलएच लेडिक सेल पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल पे क्या बनाएगा, एंड्रोजन्स। यही एंड्रोजन्स आपको क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। दीज हार्मोन्स हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स की बात करूं तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हेड। हेड में आपका होता है न्यूक्लियस। हेड में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस। यही स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस फ्यूज करके ट्यूमेन बनाते हैं, दैट इज जाइगोट। इसी हेड में एक एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। देखो ओवरी को फर्टिलाइज करना इतना आसान नहीं, ठीक है। तो ये एक्रोसोम एंजाइम जो है ओवरी के अंदर जा जाके उसको एक तरीके के पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और जाके ओवरी के वॉल को तोड़ता है। वो जो एंजाइम जो ओवरी की वॉल को तोड़ता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। उसके बाद आता है आपका नेक, मिडल पीस। मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि स्पर्म ट्रैवल कर सके। एंड लास्ट आपका जो टेल है वो आपका स्पर्म मोटिलिटी के लिए है, दैट हेल्प्स इन दी स्पर्म मोटिलिटी। अब एक ह्यूमन मेल इजैकुलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए एंड 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी। 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी। एंड स्पर्म्स प्लस सेमिनल साइकिल को क्या बोलते हैं, दैट इज सीमेन। स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा इज नोन एज सीमेन। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म्स। ये आपको हार्मोनल कंट्रोल, हाइपोथैलेमस, जीएनएचआर, एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच, एलएच, एफएसएच सटोली पे, एलएच लेडिक, ठीक है। उसके बाद स्पर्म, जिसमें आपको क्या आता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है oogenesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको बड़ा ध्यान से देखो। oogenesis मतलब ओवरी का बनना, और ये ओवरी कब बनती है, ये बनती है जब आपकी ह्यूमन फीमेल अपनी मदर के वूम्ब में, यस, फीटल लाइफ में ही, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल्स के अंदर ओवरी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरी कितनी होती है, 2। तो हर एक ओवरी में 1 मिलियन oogonia बन जाते हैं। कितने oogonia बन जाते हैं, 1 मिलियन पर ओवरी। तो कितने हो गए, 2 मिलियन। 2 में कितने हो गए, 2 मिलियन। 1 में 1 मिलियन, 1 में 1 मिलियन। अब ये क्या करते हैं, माइटोसिस। oogonia क्या करते हैं, माइटोसिस। कहाँ माइटोसिस करते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte बना तो देते हैं, लेकिन प्राइमरी oocyte बनाते बनाते ये टेम्पररी अरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। कौन से स्टेज में, प्रोफेज 1। अब क्यों बंद हो गए, क्योंकि इस टाइम पे बेबी की डिलीवरी, लड़की की डिलीवरी हो गई, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte बना, लेकिन ये इसकी जो फॉर्मेशन थी वो अरेस्ट हो गई एट प्रोफेज 1, क्योंकि उस टाइम पे जो लड़की थी उसकी डिलीवरी हो गई, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी oocyte था ना, उसने अपने आसपास ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बना ली। कौन सी सेल की लेयर, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर बना ली। अब जब प्राइमरी oocyte पे ग्रैनुलोसा सेल्स आ गई तो उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलने लगे। क्या बोलने लग गए, प्राइमरी फॉलिकल बोलने। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कहाँ, ये oocyte 2 मिलियन थे, ठीक है, लेकिन बाद में कितने रह गए, 60,000 से 80,000, 60,000 to 80,000 क्या रह गए, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी फॉलिकल में और ग्रैनुलोसा सेल्स आए और एक नया थीका बन गया। क्या बन गया, एक नया थीका बन गया। इसको बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल में अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। सेकेंडरी फॉलिकल में अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। फिर इससे ट्रांसफर हुआ किसका, टर्शरी फॉलिकल का। टर्शरी फॉलिकल बना। अब इसमें क्या हुआ, एक एंट्रम नाम की कैविटी बनने लगी।
एंट्रम नाम की फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनने लग गई, और जो थीका यहाँ बना था ना, ये थीका, ये सेपरेट हो गया, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। अब जब ये टर्शरी फॉलिकल बना, जब ये टर्शरी फॉलिकल बना, अब उसके अंदर क्या था, प्राइमरी oocyte, लेकिन टर्शरी फॉलिकल बनते ही प्राइमरी oocyte ने अपनी डिवीजन कंप्लीट करी और क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता, इसलिए डीजेनरेट हो जाती है। मेन मकसद क्या है, सेकेंडरी oocyte का, सेकेंडरी oocyte का। अब सेकेंडरी oocyte किसके अंदर है, टर्शरी फॉलिकल के। तो टर्शरी फॉलिकल क्या बन गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मतलब और सेल्स आने लग गए, सेल्स आते गए आते गए आते गए, ठीक है। जोना पेलुसिडा बन गई, क्लोना रेडिएटा बन गई, बहुत सारी लेयर्स बन, ठीक है। अब ये क्या बन गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन गया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में oocyte कौन सा, सेकेंडरी oocyte ही है, ये ओवा नहीं बना, ये अभी तक सेकेंडरी oocyte ही है। अब ये ओवा पता कब बनेगा, जब इसकी फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुई, यानी कि मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 नहीं हुआ। जब स्पर्म्स आएंगे और सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएंगे, तब सेकेंडरी oocyte में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि ये सेकेंडरी oocyte से ओवा बन जाए। अभी इसको हम सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे, ओवा नहीं बोलेंगे। और ओव्यूलेशन क्या होती है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहाँ प्रेजेंट है, आपके ओवरी में, है ना। पर हर महीने एक ओवरी रिलीज होती है, तो हम उसको ओवरी नहीं बोलते, हर महीने एक सेकेंडरी oocyte रिलीज, क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। दोबारा से सुन लो, oogonia कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogonia हर एक ओवरी में बनते हैं, टोटल 2 मिलियन, ठीक है। अब oogonia अपनी जो है मियोसिस करते हैं, प्राइमरी oocyte, सॉरी माइटोसिस करते हैं, प्राइमरी oocyte बनाते हैं। प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है एट प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाता है। फिर ग्रानुलोसिस सेल्स आते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। फिर और ग्रानुलोसिस सेल आते हैं, थीका आते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर एंट्रम नाम की कैविटी आती है, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल की बात, टर्शरी फॉलिकल में इसकी डिवीजन पूरी होती है, प्राइमरी oocyte से क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी किसी काम की नहीं होती, इसलिए वो डिजेनरेट हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी oocyte किसके अंदर है, टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल क्या बनाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और ओव्यूलेशन क्या होती है, इसी सेकेंडरी oocyte का निकलना फ्रॉम मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज योर ओव्यूलेशन, इज योर ओव्यूलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, दैट इज पीरियड्स, पीरियड्स इन ह्यूमन फीमेल। बेनाक शुरू कब होते हैं, 10 से 12 साल की उम्र में, और खत्म कब होते हैं, जब मेनोपॉज आता है, यानी कि 45 से 50 साल की उम्र में, ठीक है। अब देखो इसके फेजेस ध्यान से सुनो, 3 तरीके के फेजेस होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहला आपका आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो कि लाई करता है 3 से 5 दिन का, इसमें आपकी एंडोमेट्रियम टूटती है, यानी कि पीरियड्स का दिन, ये 3 से 5 दिन आपके पीरियड्स के दिन, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या हो रहा है, आपकी एंडोमेट्रियम टूट रही है एंड दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। अब समझो 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन हो गई, 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन हो गई, 5वें दिन खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में, वो सेकंड आपका होता है फॉलिक्यूलर या प्रोलिफेरेटिव फेज। देखो क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज हो गई 5 दिन, ओवरी जो आपकी रिलीज हुई थी पिछले महीने वो तो रिलीज हो गई, रप्चर हो गई, है ना, एंडोमेट्रियम टूट गई, ओवरी भी साथ में रिलीज हो गई। लेकिन क्या, अब अगले महीने की बारी, अगले महीने में जैसे मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होता है ना, आपका एफएसएच बढ़ने लगता है। कौन सा हार्मोन बढ़ता है, एफएसएच। देखो एफएसएच बढ़ता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच पता है क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, ये फॉलिकल को मैच्योर करता है। कहाँ तक, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। ये आपका कहाँ पे हो रहा है, फॉलिकुलर फेज आपके ओवरी में। ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर्स मैच्योर हो रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। लेकिन यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम टूटी थी ना, वो दोबारा बन रही है, वो दोबारा बन रही है। तो यूट्रस किसमें जा रहा है, प्रोलिफरेशन में, वो एंडोमेट्रियम फिर से मोटी हो रही है। कब तक चलेगा ये, 14 दिन। कितने दिन, 14 दिन, 14 दिन। तो क्या होगा, आपके फॉलिकल्स मैच्योर होंगे और एंडोमेट्रियम बनेगी। चौथे दिन, 14वें दिन पे क्या आएगी, देखो 14th डे पे क्या आएगी,
14th डे पे आपका 14th डे पे, एक सेकेंड, 14th डे पे आपकी क्या आएगी, LH सर्च। LH सर्च का क्या मतलब है, LH की पीक आएगी। LH ऐसे जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, LH सर्च, दैट इज LH पीक। इस LH सर्च से क्या होती है आपकी, जैसे ही LH सर्च आती है, यानी कि LH हार्मोन एकदम पीक पर चला जाता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, सेकेंडरी उसे रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया 14th डे पे। कौन से डे पे, 14th डे पे। 14th डे के बाद, अब देखो 14th डे के बाद क्या हुआ, जो आपका सेकेंडरी ऊसर था वो तो रिलीज हो गया है ना, पीछे किसको छोड़ गया, ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल तो पीछे रह गया, आगे क्या गया, सिर्फ सेकेंडरी फॉलिकल। तो वो जो ग्राफिन फॉलिकल है ना, वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम येलोइश बॉडी। अब कॉर्पस लूटियम क्या करती है, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करती रहती है, करती रहती है, ढेर प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करती रहेगी। अब प्रोजेस्टेरॉन से क्या होगा, एंडोमेट्रियम जनरेट होगी, एंडोमेट्रियम बढ़ रही है, एंडोमेट्रियम बढ़ रही है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है एंडोमेट्रियम बढ़ रही है। 14th डे, अगले 14th डे, ये हो गया 14th डे, ओव्यूलेशन होगी। अब एक से फिर 14 से 28 दिन कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता रहेगा, एंडोमेट्रियम को मोटी बना, मोटी होगी। जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा, कैसे गिरेगा, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा। कॉर्पस लूटियम कह रहा है बस भाई मैं डीजनरेट हो गया, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हुआ। जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पहले यहाँ था, एकदम से डिक्लाइन हो गया, एकदम से डिक्लाइन हो गया। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा, दैट लीड्स टू अ न्यू साइकिल। इससे क्या हो जाएगा, आपके अगले महीने के पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज हुआ, फिर आपका प्रोलिफरेटिव हुआ, फिर ओव्यूलेटरी हुआ, फिर ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट कर रहा है, पर कब तक करेगा, जब तक वो डीजेनरेट नहीं होता। एक बार जब वो डीजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो यहाँ था वो एकदम से जमीन पे आएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरते ही आपका नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तभी जो फीमेल्स होती है जो कि अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है, वो पिल्स लेती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्यों, ताकि अगर प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम नहीं दे रहा तो हम बाहर से दे देते हैं, है ना, एक्सटर्नल साइड से, ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, तो इसलिए लोग प्रोजेस्टेरॉन खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लास्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन में आपका फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट्स का, फीमेल गैमीट्स भी बन गए, मेल गैमीट्स भी बन गए। कौन से रीजन में हुआ, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में। अब स्पर्म एक लेयर जूना पेलुसिडा, उसके कांटेक्ट में आया। ठीक है, अब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स है, फर्टिलाइज तो एक ही करेगा। जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आया, ओवरी की मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस आएंगे कि पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाएगी। क्या प्रिवेंट हो जाएगी, पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब अगर एक स्पर्म नोजोना पेलुसिडा को क्रॉस कर दिया, बाकी एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री बंद हो जाएगी, अब तुम और नहीं आ सकते। अब समझो एक स्पर्म चला गया अंदर, एक्रोसोम ने जो है ओवम को पेनिट्रेट किया, एक्रोसोम जो है ओवम को अंदर चला गया। जैसे ही सेकेंडरी oocyte और स्पर्म कांटेक्ट में आया, ओवम ने अपनी डिवीजन कंप्लीट कर ली। क्या बन गया, ऊटेड बन गया। क्या बन गया, ऊटेड बन गया। और सेकेंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी काम की थी, सेकेंड पोलर बॉडी पे काम की, क्या बन गया, ऊटेड। अब ये ऊटेड और स्पर्म्स क्या बनाएंगे, टू एंड जाइगोट। क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। अभी जाइगोट बनने के बाद क्या होगी, इसमें क्लीवेज, क्लीवेज का क्या मतलब है, टूटेगा ही, क्या होगा, टूटेगा। इसमें क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, तो 2 से 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। जब ये 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स का बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, मोरुला। क्या बनेगा, मोरुला। मोरुला से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट दो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। एंडोमेट्रियम में अटैच होगा ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास क्या करेगा, ऑर्गन्स को जन्म देगा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, हार्ट बनेगा, ईयर्स बनेंगे, नोज बनेगा। ये कौन करेगा, इनर सेल मास। ठीक है, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगी, यानी कि अटैचमेंट हो जाएगी यूट्रस से, किसकी, जायगोट की। फिर आपका प्लेसेंटा बनने लग जाएगा। प्लेसेंटा क्या करेगा, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और CO2 और वेस्ट मटेरियल जो है वो साथ के साथ निकालता रहेगा।
कौन से हार्मोन प्लेसेंटा सेक्रेट करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्लेसेंटा के बाद 9 महीने जेस्टेशन पूरा होगा, 9 महीने तक बच्चे के ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, 9 महीने के बाद जो है पार्चुरेशन होगा, बेबी की डिलीवरी होगी। ठीक है, जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है मेमरी ग्लैंड्स अपने अंदर कुछ चेंजेस करेंगी और उसके बाद मिल्क सेक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिल्क सेक्रेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। पहले कुछ हफ्तों का जो मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। पहला मिल्क उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कि बहुत हेल्दी होता है और उसमें एंटीबॉडीज होती है, दैट इज IgA। IgA एंटीबॉडी होती है आपकी कोलेस्ट्रॉम में, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ. So reproductive health, according to WHO, reproductive health is not only constricted to a reproductive health, but it includes all the aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavior and social. So reproductive health program family planning जो है 1951 में इंडिया में शुरू हुई थी, जिसके अंदर ये था कि हमें बस अवेयरनेस फैलानी है अबाउट सेक्स एजुकेशन, कि हाउ वी कैन क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। फाइन, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। हाँ, we have to educate people about birth control, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female child, sex abuse, sex related crimes, इन सब के बारे में हमें बताना। ठीक है, to provide right information about sex related aspects, to give proper information about reproductive organs and sexual transmitted disease like AIDS. फिर टॉपिक आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द बर्थ कंट्रोल। सबसे पहले 1900 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन दैट वाज 2 बिलियन, दैट इज 2000 मिलियन, जो कि 2000 में आते आते 6 बिलियन हो गई। ठीक है, सो इंडिया की पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे, लेकिन मई 2000 में ये 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है एंड टुडे इट वाज अराउंड 1, आई डोंट नो, इट वाज इन CR आई थिंक। सो इट मींस एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, इंडिया की पॉपुलेशन विल बी कुड डबल इन 33 ईयर्स। सो रीजन क्या है फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पहला रीजन है कि हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ चुकी हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस आज लोगों के पास। दूसरा है कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट घटा और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट घटा। और तीसरा ये है कि नंबर ऑफ पीपल रिप्रोड्यूसिबल एज में एज के बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड इम्पैक्ट क्या आ सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? पॉवर्टी, सिक्योरिटी और बेसिक नीड्स, फूड खाना नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे, शेल्टर नहीं होगा, एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट ने इस पे क्या कुछ मेजर्स लिए? सबसे पहले उन्होंने मोटिवेट किया स्मॉल फैमिलीज को कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें, हम दो हमारे दो का स्लोगन चला, और बहुत से कपल्स ने 1 चाइल्ड नॉर्म का जो है अडॉप्ट करा। मैरिजेबल एज फीमेल्स की 18 ईयर्स कर दी एंड मेल्स की 21 ईयर्स कर दी। फाइन, उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। सबसे पहला कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट। Let's talk about contraceptive method. Number 1, we have the natural and the tradition method. इसमें हम जो है नेचुरली अवॉइड कर रहे हैं स्पर्म्स और ओवम मीटिंग को विदाउट एनी बैरियर। सबसे पहले वी हैव द पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें कि हम फीमेल्स को बोलते हैं कि यू शुड अवॉइड कोइटस बिटवीन डेज 10 to day 17 बिकॉज इट इज अ हाईली फर्टाइल पीरियड। 14 को ओव्यूलेशन होती है, तो उससे 3 से 4 दिन पहले एंड 3 से 4 दिन बाद a female should avoid coitus. Second, we have the coitus interruptus, that is the withdrawal method. Withdraw penis from the vagina just before the ejaculation to avoid insemination. And the third, we have the lactation amenorrhea. Like, till the woman is breastfeeding the child, the ovulation and the cycle do not occur during the period of lactation. So this is only applicable only for 6 months, and it has no side effect, and the chances of failures, but the chances of failures are high. Fine. Second, we have the barrier method. In barrier method, we are preventing physical meeting of sperms and ova. For example, इसमें आते हैं the condoms. Example, Nirodh, made up of rubber and latex sheath. Condom for males cover the penis, and condom for female covers the vagina and the cervix. Condom are just used before the coitus. They prevent the entry of semen into the female reproductive tract. Condoms are very popular. Why? Because they also prevent us from the STD and AIDS. It is easily available, it is disposable, and it is self-inserted and thereby gives privacy to the user.
तो बैरियर मेथड में सेकंड टाइप आता है डायफ्राम सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स का, जो कि रबर से बना होता है। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के सर्विक्स को कवर करता है। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स एंड दे आर रीयूजेबल, एंड इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं यूजिंग स्पर्मेटिकल क्रीम्स, स्पर्मेटिकल जेलीज एंड स्पर्मेटिकल फोम। फाइन। नेक्स्ट वी हैव द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आईयूडी। ये 3 तरीके की होती है। सबसे पहले होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जिसको हम बोलते हैं लिपेस लूप। ठीक है, लेकिन ये आज के जमाने में दिस मेडिकेटेड आईयूडी इज बैन। वाई? क्योंकि लिपेस लूप से इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती थी, इसीलिए। सेकेंड वी हैव द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जिसमें कि कॉपर आयन रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में, जिससे होती है फैगोसाइटोसिस, यानी कि स्पर्म्स की फर्टिलिटी और मोटिलिटी दोनों क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। एग्जाम्पल कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। नेक्स्ट वी हैव द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जो कि यूट्रस को अनसुटेबल बनाती है फॉर इम्प्लांटेशन और सफिक्स को क्या बनाती है, हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। एग्जाम्पल क्या है, प्रोस्ट्रड और LNG-20। Ideal are a very ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy or the space between the children. Next we have the oral contraceptive. Oral contraceptive में we have pills, जो कि या तो सिर्फ एस्ट्रोजन से बनेगी या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनेगी। पिल्स जो है ये हमेशा 21 दिन के गैप 21 दिन ली जाती है लगातार, फिर उसमें 7 दिन का गैप आ जाता है। ठीक है, आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, 7 दिन का गैप को लेना होता है क्योंकि उस 7 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, उसके बाद 7 डेज के बाद ये फिर साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है 21 दिन की। कब तक? जब तक विमेन खुद इसको नहीं छोड़ना चाहती। फाइन। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये ओव्यूलेशन इनहिबिट करेगा, इम्प्लांटेशन इनहिबिट करेगा और सर्विकल म्यूकस को थिक कर देगा, जिससे स्पर्म्स की इजीली एंट्री नहीं हो पाएगी, और ये बहुत इफेक्टिव है और इसके बहुत ज्यादा लीस्ट साइड इफेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा एक सहेली, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल के द्वारा बनाई गई थी बाय CDRI इन लखनऊ। ये है नॉन स्टेरॉइडल, इसको वंस अ वीक पिल बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। देन वी हैव द इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स जो है ये होते हैं इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स मतलब स्किन के अंदर इसको जो है डाल दिया जाता है। फाइन। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू पिल्स, लेकिन इसकी इफेक्टिव पीरियड क्या है, थोड़ा सा लॉन्गर होता है। ठीक है, देन वी हैव वन मोर थिंग, दैट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि 72 आवर्स कोइटस से पहले पहले ली जाती है। इट अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल इंटरकोर्स। देन वी हैव द सर्जिकल मेथड, इज द परमानेंट मेथड। इसमें परमानेंटली जो है परमानेंटली जो है सर्जरी हो जाएगी, उसके अलावा उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होगा। इसकी रिवर्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है तो बहुत पुअर है। इट इज वेरी इफेक्टिव। वैसेक्टोमी होती है जिसमें हम वास्ट डिफरेंस कट करके टाई कर देते हैं, एंड ट्यूबेक्टोमी होती है जिसमें हम वजाइना के जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम कट करके टाई कर देते हैं, एंड ये वही कपल्स कराते हैं वो जस्ट हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली। अब इन सब कॉन्ट्रासेप्टिव के फायदे बहुत हैं, बट इट हैज अ वेरी साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। सबसे पहला नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, एवरी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स जो है इनके होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शंस। 45 to 50 मिलियन एबॉर्शंस हर साल होते हैं। ठीक है, MTP डिक्रीज करने के लिए होता है पॉपुलेशन को, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ये अभी भी लीगलाइज नहीं है। Why? Due to emotional, ethical, religious and social issues. गवर्नमेंट ने इंडियन MTP को लीगलाइज किया था 1971 में, बट बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म के साथ कि फीमेल फीटिसाइड ना हो। MTP की एडवांटेजेस क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है? टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हुई है या फिर रेप के थ्रू हुई है, एंड इट इज एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर एंड टू द फीटस। MTP यानी कि अबॉर्शन सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 12 वीक्स के लिए, उसके बाद का अबॉर्शंस आर वेरी वेरी रिस्की। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं। जितनी भी मेजोरिटी ऑफ MTPs होती है वो इलीगली परफॉर्म होती है, विदाउट एनी डॉक्टर्स होती है, विदाउट एनी नर्सेज होती हैं। कोई भी जिसको पता है थोड़ा बहुत वो MTP परफॉर्म कर देते हैं इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन। दूसरी इसमें एमनियोसेंटेसिस की भी बहुत ज्यादा जो है दिक्कत बढ़ चुकी है। एमनियोसेंटेसिस होता है कि पहले से ही पता लगा लेना कि जेंडर XX है या XY है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है जिससे पहले ही पता लग जाता है कि फीमेल है या मेल है, और अगर वो फीमेल होती है तो दैट लीड्स टू MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
Next we have the STD, that is sexual transmitted disease और reproductive tract infection. इसमें gonorrhea, syphilis, genital herpes, क्लाइमाटाइसिस, जेनेटिकल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनाइसिस, हेपेटाइटिस बी, HIV, एड्स, सब कुछ इसमें आते हैं. ये होता कैसे है? ये होता है इंजेक्शन नीडल शेयर करने से, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, एंड सेक्सुअली ट्रांसफर होता है. जेनेटिकली हर्ब्स, HIV, ये हेपेटाइटिस बी, ये तीनों वायरस कॉज करते हैं, इसलिए ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है. ठीक है. सिम्टम्स क्या है इसके? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, लाइट पेन, स्वेलिंग, जेनेटिकल रीजन में स्वेलिंग शुरू हो जाती है. और अगर इसके सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं तो उससे और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है. ठीक है. और इसके कॉजेस क्या है? इनफर्टिलिटी हो जाती है, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक. और जितनी भी STDs हैं ये होती है 15 साल से 24 साल के बीच के बच्चों, बीच की एज की, क्योंकि उस टाइम पे उनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होती इन सब के बारे में. So how we can prevent it? We can prevent it by avoid sex with an unknown partners or multiple partners. Always use condoms during the coitus. And in case of any doubt, you can go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment. Next, we have the infertility. Infertility means ki inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual act. तो इसमें हमारी आती है टेक्निक. सबसे पहले आता है IVF टेक्निक, जिसमें हम ओवा और स्पर्म को लेबोरेटरी में हम फ्यूजन करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं. इसको हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. IVF के बाद या तो दो चीजें होती हैं. अगर तो जो जायगोट है वो 18 ब्लास्टोमियर से कम का है तो वो फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब. और अगर वो 18 ब्लास्टोमियर से ऊपर का है तो उसको बोलते हैं IUT, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है दैट इज बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू एग्जिस्ट दोस फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. नेक्स्ट वी हैव द गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें कि इफ अ फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस अ गैमेट लेकिन वो इन्वायरमेंट दे सकती है, सूटेबल इन्वायरमेंट, तो हम किसी और डोनर से ओवा लेके यहाँ पर क्या करते हैं? सूटेबल इन्वायरमेंट में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और उसकी डेवलपमेंट करवाते हैं. नेक्स्ट वी हैव द ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहाँ पे एक सिंगल स्पर्म को हम इंजेक्शन के थ्रू एग में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट को या एम्ब्रियो को हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं. नेक्स्ट वी हैव द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हम स्पर्म्स को आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर इंसेमिनेट करवाते हैं बाय द डॉक्टर्स. ठीक है. एंड द लास्ट वी हैव दिस सरोगेसी, जिसमें कि हम कोई और विमेन को बोलते हैं टू बियर अ चाइल्ड फॉर अ कपल हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन बिकॉज द वाइफ इज इनफर्टाइल और अनेबल टू कैरी द चिल्ड्रन. सरोगेट जो है इम्प्रेग्नेंट होती है थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और बाय IVF. ठीक है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या? सबसे बड़े तो स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स लगते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, और बहुत ही फ्यू सेंटर्स यानी कि सिर्फ अर्बन एरियाज में ही ये अवेलेबल है. लाइक द वन cycle of IVF is cost for rupees 25 lakhs, so it is very expensive, and the people will have an emotional, religious or social problem with that also. So if you are looking for a parenthood, then legal adoption will be a good method if you can't produce a children, right? So we have completed the first unit of reproduction, all the 3 chapters. Hope you have liked this video. Just if you have liked this video, do tell me in the comment section below. I'll see you in the next session. Till then, take care. Thank you so much and bye bye.